हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको क्लासेस की पीडीएफ और क्विज जो है प्रोवाइड की जाती है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन के बेसिक क्वेश्चंस को और विटामिन ए को। बाकी के विटामिन्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन्स को किस प्रकार के तत्व कहा जाता है? तो विटामिन्स को सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन में इनकी उपस्थिति बहुत कम मात्रा में होती है। हमारे शरीर के लिए ये अधिक मात्रा में आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत रखा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके अंतर्गत हम विटामिन्स को रखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, विटामिन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो यौगिक आपका कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स जो है हम इनको कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत विटामिन्स को रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है, विटामिन्स की खोज कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई थी। आगे क्वेश्चन है आपका, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज कैशिमियर फंक ने की थी। तो 1911 में विटामिन की खोज हुई थी। किसने की थी? कैशिमियर फंक के द्वारा 1911 में विटामिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन हमारा ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा का शब्द है, और विटामिन जो है हमारी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हमारा वीटा और दूसरा है एमाइन। वीटा का मतलब होता है जीवन और एमाइन का अर्थ है एमिनो ग्रुप। तो इसको पहले जब कहा गया, पहले इसको वीटा माइन कहा गया, ई था आपका। लास्ट में जब रिसर्च से पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि सभी विटामिन में एमिनो ग्रुप पाया ही जाए, तो ई हटा दिया गया, इसको केवल जो है विटामिन नाम दिया गया। आगे क्वेश्चन है आपका, मुक्त मूलकों को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? तो मुक्त मूलकों को समाप्त करने का कार्य विटामिन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहारीय सहायक आहारी कारक किसको कहा जाता है? तो सहायक आहारी कारक जो है विटामिन्स को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन्स ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता है और ना ही संरचनात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये है कि विटामिन्स ना तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और ना ही शरीर के निर्माण में सहायक होता है, लेकिन ये ऊर्जा के स्थानांतरण में जो है सहायक होता है, और जो मेटाबॉलिज्म के नियंत्रण में, ऊर्जा का स्थानांतरण और मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण, इन दोनों कार्य के लिए विटामिन आवश्यक होता है। इसीलिए विटामिन को सहायक आहारी कारक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका, मुक्त मूलक क्या होते हैं? तो चयापचय क्रिया, हमारे शरीर में चयापचय क्रिया के बाद कार्बन के अणु जो बनते हैं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और इन्हीं हानिकारक अणुओं को ही जो है मुक्त मूलक कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? ये शरीर के लिए किस प्रकार से हानिकारक होते हैं? तो पहला पॉइंट है हमारा कि त्वचा को चमक रहित बनाते हैं। दूसरा है कि त्वचा पे बेजान काले घेरे बन जाते हैं इनकी उपस्थिति के कारण। और तीसरा मेन फैक्टर है कि बूढ़ा दिखने में मदद करते हैं। व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है यदि उसके शरीर में मुक्त मूलकों की संख्या अधिक है तो। आगे बात कर लेते हैं कि मुक्त मूलकों को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट करता है। ये भी कह सकते हैं कि मुक्त मूलकों को समाप्त करने का कार्य विटामिन करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 ऐसे विटामिन हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। पहला है हमारा विटामिन
विटामिन ए को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है और विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में मुक्त मूलकों की मात्रा अधिक होने से क्या होता है। तो हमारे शरीर में जब एक संतुलित अवस्था से अधिक, सीमा से अधिक मुक्त मूलक होने पर जो है हमें कैंसर हो सकता है। आगे क्वेश्चन है आपका, मुक्त मूलकों को जो है दूर करने के लिए या मुक्त मूलकों की संख्या को कम करने के लिए हमें अपने आहार में किसको शामिल करना चाहिए। तो मुक्त मूलकों की संख्या को कम करने के लिए, मुक्त मूलकों को नष्ट करने के लिए हमें प्रतिदिन आहार में 3 से 5 रंगीन फलों का प्रयोग करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, विटामिन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं या जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। इसको आप ऐसे कीड़ा इस फॉर्म में लिख के ट्रिक के थ्रू ही याद कर सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इस प्रकार से। आगे बात करते हैं कि विटामिन ए को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो विटामिन ए को जो है निम्नलिखित नाम है जिनके आधार पर हम विटामिन ए को समझ सकते हैं। तो रेटिनॉल, ये विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, इसको रेटिनॉल कहते हैं। दूसरा, संक्रमण रोधी विटामिन भी विटामिन ए को कहा जाता है। प्रो विटामिन की बात आती है तब भी विटामिन ए को कहा जाता है। प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन, ये भी विटामिन ए का एक नाम है। आगे बात करते हैं, विटामिन ए को प्रो विटामिन क्यों कहा जाता है। तो विटामिन ए जो है ये विटामिन ए के रूप में उपस्थित ना होकर दूसरे रूप में उपस्थित होता है, लेकिन प्रक्रिया ये जो है विटामिन ए के रूप में ही करता है, इसीलिए विटामिन ए को प्रो विटामिन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, विटामिन ए शरीर में जाकर किस में परिवर्तित होता है। तो विटामिन ए जो है शरीर में हमारे यकृत के अंदर जाकर रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे क्वेश्चन है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है। तो विटामिन ए जो है हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। जब हमने घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण पढ़ा तो हमने वहाँ पर देखा कि विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन या जल में अघुलनशील विटामिन होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस किसकी कमी से होता है। तो जो फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस होता है ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ए, फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस में क्या लक्षण होते हैं। तो इसके 2 प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला कि शरीर पर छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं और दूसरा त्वचा सूखी और खुरदुरी हो जाती है अगर किसी व्यक्ति को फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस है तब। आगे क्वेश्चन है कि फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो टोड स्किन डिजीज़ के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति की त्वचा जो है टोड के समान हो जाती है, इसीलिए इसको टोड स्किन डिजीज़ या टोड स्किन रोग के नाम से जाना जाता है।
आगे क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ग्लूकोप्रोटीन है जो, उसके संश्लेषण में विटामिन ए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए का एक प्रमुख कार्य होता है ग्लूकोप्रोटीन का संश्लेषण करना। यहीं पर हम समझ लेते हैं कि विटामिन ए के अन्य कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका घाव भरने में भी सहायक होता है। दूसरा है अस्थियों की वृद्धि में सहायक होता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में विटामिन ए सहायक होता है। प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। किडनी की पथरी, आंत की पथरी, इन सब में सहायक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विटामिन ए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लास्ट है, ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी विटामिन ए सहायक होता है। आगे बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ से क्वेश्चंस तो आपका विटामिन ए से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। यह है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहला, इसको हम चरण के हिसाब से पढ़ेंगे, स्टेप के हिसाब से, कि कौन सा स्टेप पहले होता है, उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, फिर कौन सा स्टेप आता है। सबसे पहला है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी के नाम से जाना जाता है हिंदी में। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। आगे है आपका ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होता है? इसमें आँखों की कॉर्निया की झिल्ली जो है व्यक्ति की, वो सूख जाती है। इसी दशा को ज़ीरोफ्थैल्मिया के नाम से जाना जाता है। आगे है आपका वाइट स्पॉट। ये क्या होता है? इसमें कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर जो है सफ़ेद रंग के छोटे छोटे से दाने या धब्बे पड़ जाते हैं, और इन धब्बों का जो आकार होता है वो ट्रिएंगल यानी कि तिकोना होता है। इसी को वाइट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है आपका फोटोफोबिया। इसमें क्या होता है इस कंडीशन में कि जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़ता है तो उसकी आंखें झिलमिला जाती हैं, असहाय महसूस करती हैं, आंखों को राहत नहीं मिलती, बेचैनी होने लगती है और आंखों में दर्द भी होता है। आगे है आपका ज़ीरोसिस कंजक्टाइवा। ये 5th स्टेज है आपकी। इसमें क्या होता है? इसमें आंखों की जो कंजक्टाइवा है वो सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। आगे है आपका कॉर्नियल ज़ेरोसिस। कॉर्निया ज़ेरोसिस, इसमें क्या होता है? इसमें आँखों की जो अश्रु ग्रंथियाँ हैं, जहाँ से हमारे आंसुओं का निर्माण होता है, आंसू निकलते हैं, वहाँ से जो है ये अश्रु ग्रंथियाँ सूख जाती हैं और आंसू निकलने बंद हो जाते हैं व्यक्ति के। आगे है आपके केरेटोमलेशिया। इम्पॉर्टेंट है आपसे, इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है और कॉर्निया का भीतरी हिस्सा गलने से आंखों में घाव हो जाता है। केरेटोमलेशिया के कंडीशन में व्यक्ति की आंखों में घाव होना एक प्रमुख लक्षण होता है। आगे है आपका ग्लूकोमा। ये जो है एक डेंजर कंडीशन होती है। इस डिज़ीज़ में लगभग व्यक्ति की आंखों की रोशनी जो है वो समाप्त हो जाती है। लास्ट है आपका कार्नियल स्कोर। इस स्थिति में अस्थि और उपास्थियों में जो है विनाशकारी परिवर्तन होने लगता है कार्नियल स्कोर की कंडीशन में। तो ये थे हमारे विटामिन जो है ए के कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके चरण। हर एक चरण इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सीक्वल से इन चरणों के नाम भी इम्पॉर्टेंट है और हर एक नाम में पर्टिकुलर रोग में कौन सा लक्षण होता है या क्यों होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो अगर हम जंतु जगत के स्रोत की बात करें तो हेलीबर्ट लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, सार्क लिवर ऑयल, अंडा, छेना, दूध, ये सारे जंतु जगत के प्रमुख स्रोत हैं। वनस्पति जगत की अगर हम बात करते हैं तो चौलाई पत्ता, पत्ता गोभी, हरा धनिया, करी पत्ता, सहजन की पत्ती, मेथी पत्ती, पालक, पुदीना, गाजर, पपीता, आम, संतरा, टमाटर, ये सारे जो है विटामिन ए के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम RDA 2020 की। विटामिन ए के इम्पॉर्टेंट है आपका
RDA 2020 के अनुसार विटामिन ए की जो मात्रा बताई गई है, इसको समझने का हम कोशिश करते हैं और ये आपको याद करनी है। ये आपका याद करने वाला पोर्शन है। बात कर लेते हैं सबसे पहले पुरुषों में विटामिन ए की मात्रा। तो पुरुष चाहे वो साधारण कार्य करने वाले हो, मध्यम कार्य करने वाले हो या भारी कार्य करने वाले हो, सबके लिए जो है RDA 2020 में विटामिन ए की मात्रा 1000 माइक्रोग्राम पर डे निर्धारित की गई है। आगे बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में भी चाहे साधारण कार्य करने वाली महिलाएं हो, मध्यम कार्य करने वाली महिलाएं हो या भारी कार्य करने वाली महिलाएं हो, तीनों के लिए ही 840 माइक्रोग्राम पर डे जो है विटामिन ए की मात्रा निर्धारित की गई है RDA 2020 के अकॉर्डिंग। आगे बात कर लेते हैं हम प्रेग्नेंट वुमेन की, यानी कि गर्भवती महिला के लिए विटामिन ए की निर्धारित मात्रा अकॉर्डिंग टू RDA 2020। तो RDA 2020 में गर्भवती महिला के लिए 900 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की मात्रा निर्धारित की गई है। आगे है धात्री महिला, यानी कि वह महिला जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उसके लिए विटामिन ए की मात्रा क्या निर्धारित की गई है, इसको भी हम समझ लेते हैं। 0 से 6 मंथ स्तनपान कराने वाली महिला के लिए 950 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की मात्रा निर्धारित की गई है और 7 से 12 महीने 950 माइक्रोग्राम पर डे जो है विटामिन ए की मात्रा निर्धारित की गई है। कहने का मतलब ये है कि 0 से 6 मंथ तक, 0 से 6 मंथ तक कहने का मतलब है कि बच्चे को जन्म देने से लेके 6 महीने तक अगर माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है तो उस माँ को जो है 950 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की आवश्यकता होती है और 6 से 12 महीने के बीच में जो है स्तनपान कराने वाली माँ को 950 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की मात्रा निर्धारित की गई है RDA 2020 के अकॉर्डिंग। आगे बात कर लेते हैं शिशु की। 6 महीने तक के शिशु को 350 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की मात्रा जो है मिलनी चाहिए। RDA 2020 में जो है ये निर्धारित किया गया और 6 से 12 महीने के शिशु के लिए भी इतनी ही, यानी कि 350 माइक्रोग्राम पर डे मात्रा शिशु के लिए निर्धारित की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं 0 से लेके 12 महीने तक के शिशु के लिए 350 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की मात्रा निर्धारित की गई है। तो ये था हमारा विटामिन ए। स्टार्टिंग में हमने जो है विटामिन्स के जो है बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसके बाद हमने विटामिन ए को पूरा समझा। यहाँ पर आगे के विटामिन्स को भी हम ऐसे ही वीडियोस के थ्रू पूरा समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको हम जल्दी कवर कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।